हे देयर फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। शादा ब्रेन बूस्टर चैनल पे आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एमसीक्यू मिल रहा है। 1K का जो सेशन चल रहा है, डेली आपको 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड देन थ्योरी क्लास भी मिल रही है। उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिल रहा है। तो आपको सारी चीज़ें यहीं मिल रही है। तो आप क्या करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड देन क्या कर दीजिए, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो है मुक्षिका के थ्योरी क्लास का टॉपिक नंबर 4 है, जिसको आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे एंड देन क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इसके पहले वीडियो को शुरू करने से पहले कल एक मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। ये जो महिलाओं के लिए एक जो पारिश्रमिक अधिनियम था पुरुषों के समान के लिए, वो था 1976 था। बाई मिस्टेक मैंने 1956 बोल दिया या कुछ ऐसे बोल दिया था। तो अगर ऐसा था और आप लोगों ने पढ़ा था तो प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिएगा। वो 1976 है और इसके लिए मैं क्या हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। बाई मिस्टेक मानवीय त्रुटियाँ हो ही जाती हैं। चलिए लेट लतीफ़ी ना करते हुए क्या करेंगे, हम थ्योरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, जो टॉपिक नंबर 4 पे है, उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के जीव प्रजनन के संग्रह को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के जीव प्रजनन के संग्रह को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों का संग्रह कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जीव विज्ञान में इसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है। जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान में की बात करेगा तो आप बताएंगे विशेष प्रजाति के जीव प्रजनन को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। लेकिन अगर समाजशास्त्रियों में पूछा जाए तो इसे मनुष्य का संग्रह कहते हैं। जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं जीव विज्ञान में, और समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों का संग्रह कहते हैं। किसी देश के राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास में वहाँ की जनसंख्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही देश के आर्थिक विकास का उस देश की जनसंख्या पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जनसंख्या तथा आर्थिक विकास के बीच प्रत्यक्ष एवं परस्पर संबंध होता है। देखिए, आपसे जीव विज्ञान का भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे समाजशास्त्र का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, दोनों के डेफिनेशन को पता करना है। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विशेष के प्रजनन संग्रह को जनसंख्या कहते हैं, ये जीव विज्ञान के अनुसार। अगर समाजशास्त्र में समाजशास्त्रियों के अनुसार की बात करेंगे तो इसे मनुष्यों का संग्रह कहते हैं। दैट सॉल्व। अब हम चलेंगे आगे। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। इसे निम्नलिखित फार्मूले में समझा जा सकता है। और इस फार्मूले को, ये तो जनसंख्या वृद्धि तो नहीं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये किसी न किसी एंगल से पूछ सकता है, क्योंकि बेटा वो है यूपी ट्रिपल आयोग। और बेटा आपको यूपी ट्रिपल आयोग से बच के रहना है और आपको अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना है। तो हम इस मेन पॉइंट को देखेंगे। अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो क्या होगा कि प्रतिवर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या माइनस मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये होती है जनसंख्या वृद्धि। कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसमें से माइनस कर लो जो संख्या बची, जैसे आपके 6 बच्चे पैदा हुए और 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, तो उसमें माइनस करोगे, ये बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो ये 4 ही जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आएगी। सपोज दैट, एक बार फिर से क्लियर करेंगे, जैसे 6 का बर्थ हुआ है और 4 एक्सपायर कर गए हैं, ठीक। अब इसमें से 6 का -4 कर लो, अब बचेगा आप आधो। तो ये जो 2 है यही आपकी जनसंख्या वृद्धि है। पूरे विश्व में मनुष्य की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 8.3 करोड़ 1.1% की दर से बढ़ रही है। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि पूरे विश्व में जनसंख्या की प्रतिवर्ष लगभग कितनी जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो 1.1% बोलेंगे या फिर 8.3 करोड़ बोल सकती हैं आप। चलिए, कुछ विचारकों का मानना है कि ये जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, तो कुछ इसे आर्थिक विकास में बाधक भी मानते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट के थ्रू मिले कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, तो कुछ इसे आर्थिक विकास में बाधक में मानते हैं, तो आपको दोनों सही लगाना होगा। चलिए, प्रोफेसर हैंसन के अनुसार, आप इन समाजशास्त्रियों का नाम याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। क्या है? आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। किसके अनुसार? हैंसन के अनुसार। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर हर्षमैन के अनुसार,
जनसंख्या दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। चलिए हर्ष, देखिए अगर आपको क्लू एंटर चाहिए तो आप लोग लगा सकते हैं कि हर्ष कभी होगा जब प्रोत्साहन मिलेगा। तो देखिए यहाँ ये आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है बताया और हर्ष के साथ बता रहे हैं, तो इसको आप टैकल कर पाएंगे। और जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है कि इन्हेंस करेंगे, तो यहाँ से भी हैंस है, तो इन्हेंस करेंगे तो आप यहाँ से ट्रिक एंड क्लू से याद कर सकते हैं। चलिए प्रोफेसर सिंगर कहना है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है, बचत दर को घटाती है और विनियोग की उत्पादकता को कम करती है। अगर डेविस रॉकफेलर के अनुसार बात करें तो अति जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि की समस्याओं में से एक सबसे कठिन समस्या है। अतः निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास में सहायक तथा तीव्र एवं अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है। ये समाजशास्त्री की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है डेविस रॉक की। इन्होंने कहा अति जनसंख्या वृद्धि समृद्धि की समस्याओं में एक सबसे कठिन समस्या। देखिए अति अगर हो गई, ये चाहे जिसकी हुई है, तो ये तो रही जनसंख्या की बात, लेकिन अति किसी चीज़ में ये शब्द जुड़ गया तो वहाँ विनाश ही होना है। तो अति चाहे जनसंख्या हो, अति अगर आपने ज़्यादा खाना ही खा लिया है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। किसी से अगर आप फ्रेंडशिप भी कर ले रहे हैं और वो भी ओवर लिमिट हो रही है, तो वो भी मतलब हर चीज़ एक लिमिट में, वही कह रहा है अगर जनसंख्या अति हो जाएगी तो वृद्धि आर्थिक समृद्धि की समस्या में सबसे बड़ी कठिन समस्या होगी। नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास में सहायक तथा तीव्र अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने क्या लिखा है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में इन्होंने एक लेख लिखा एन इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको लर्न करके रखिएगा। BBIP ये आपके 12th क्लास में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें पहले पेज पर ही मिल जाता है। सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपना एक लेख लिखा है और उस लेख में क्या, उस लेख का नाम क्या है? एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति की वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। ये तो नहीं पूछेगा फिलहाल, लेकिन वो बुक का नाम पूछेगा। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात 2 गुनी 1, 2, 4, 8 से बढ़ती है। ये भी पूछ सकता है कि माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात 2 गुनी 1, 2, 4, 8 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों की वृद्धि समानांतर श्रेणी अर्थात 1, 2, 3, 4 करके बढ़ती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि हमेशा जीवन के लिए अनिवार्य संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से हमेशा अधिक रहेगी। इसलिए समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए जिस एकमात्र तरीके की अनिवार्यता है वो है जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण है। अब हम बात करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने से देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगते हैं, परंतु इस बिंदु के पश्चात जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है तब श्रम की औसत उत्पादकता अर्थात प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। बिंदु जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु है। इस सिद्धांत के जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडमिन केनन को माना जाता है। एडमिन केनन को याद रखिएगा, पूछेगा अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? एडविन केनन। किसने दिया? एडविन केनन ने दिया है। चलिए जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण एक ऐसा प्रतिमान है जो अधिक समय के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। इस संकल्पना का मूल ये सिद्धांत रूप में प्रतिपादित किसने किया था? WS थॉम्पसन ने एवं FW नोएस्टीन द्वारा किया गया था। किसमें? 1945 में, इनके द्वारा 1929 में। चलिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है और सभी को 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कालांतर में कोलिन ग्रांट क्लार्क महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए जननांगीय संक्रमण की 5वीं अवस्था की संकल्पना की। पूछ सकता है 5वीं अवस्था की संकल्पना किसने की है? तो आप बताएंगे कोलिन ग्रांट एवं क्लार्क महोदय ने। चलिए प्रथम अवस्था में क्या था? इस औद्योगिक क्रांति या पूर्व आधुनिक अवस्था की संज्ञा दी जाती है। प्रथम अवस्था को औद्योगिक क्रांति पूर्व या पूर्व आधुनिक अवस्था की संज्ञा दी जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर इसमें दोनों अधिक। क्या? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक।
चलिए, द्वितीय अवस्था में क्या, जन्म दर अधिक मृत्यु दर कम। द्वितीय अवस्था में क्या, जन्म दर और मृत्यु दर कम, अधिक मृत्यु दर कम। तृतीय अवस्था है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम, ये तो सही नहीं था। और जन्म दर अधिक मृत्यु दर कम, ये भी बिल्कुल सही नहीं था। चतुर्थ अवस्था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम तथा यहाँ जनसंख्या वृद्धि की अवस्था स्थिर रहता है। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत। दुर्खिम के अनुसार इनको सोशियोलॉजी ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनको याद रखिएगा। श्रम विभाजन के प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या में घनत्व है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत। प्रसिद्ध दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में जनसंख्या के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्पेंसर ने तर्क दिया था कि जीवन की जटिलता बढ़ने पर उत्पादकता कम हो जाती है। अब बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट की। जनसंख्या वृद्धि दर इतनी अधिक हो जाए कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकता पूर्ति करने में असफल रहे, तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट के रूप में संदर्भित किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, जन्म दर का बढ़ना, और जन्म दर का बढ़ना मतलब उच्च जन्म दर, मृत्यु दर का घटना मतलब निम्न मृत्यु दर। जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, और ये सब कब होगा, जब बाल विवाह होगा। तो बाल विवाह भी एक कारण है। धार्मिक एवं सामाजिक कारण कि शादी की अनिवार्यता हो गई, 4-6 बच्चे ज़रूरी हो गए, और सारे ये अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, ये सब इसके कारण है। गरीबी हो गई तो छोटे पे शादी हो जाएगी, छोटे पे शादी हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि, जाहिर सी बात है। अशिक्षा होगी तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या विस्फोट जैसी चीज़ें निकल के आएंगी। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या है, बेरोजगारी की समस्या। जब एक काम पे 10 लोग रहेंगे तो बेरोजगारी की समस्या होगी ही होगी। कृषि पर दबाव बिल्कुल होगा। प्रति व्यक्ति जोत का घटना, जैसे मान के चलिए कि सपोज दैट एक लोगों के यहाँ 10 बीघा ज़मीन है और उनके 12 बच्चे हुए, तो ये जो तो घटना ही घटना है। अब 10 को 12 में डिवाइड करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग। पर्यावरण असंतुलन, ये भी चीज़ें होंगी ही होंगी। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होगी। जहाँ एक को 10,000 सैलरी मिल रही है, उसी पे 4 लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात है होगी। बचत विनियोग की कमी होगी। मांग आपूर्ति असंतुलन होगा, बिल्कुल होगा। जनसंख्या विस्फोट से बचाव। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण रखने में विज्ञान द्वारा किए गए उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर सार्वभौम तथा सतत शिक्षा की ओर अग्रसर होना होगा, तभी इससे बचा जा सकता है। इससे बचने के उपायों में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा के प्रसार के द्वारा, विवाह की आय में वृद्धि करके, संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण करके, जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर, स्वास्थ्य सेवा के विस्तार द्वारा, जनसंख्या शिक्षा के द्वारा। जनसंख्या शिक्षा देंगे, समझ आएगा कि कितनी जन्म दर कितनी बढ़ रही है, मृत्यु दर कितनी घट रही है, कितनी चीज़ें क्रिएट होंगी आगे चल के, कितनी क्रिटिकल होंगी। और स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, स्वास्थ्य सही रहेगा तो लोग स्वस्थ चीज़ें सोच भी पाएंगे। जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर, जीवन स्तर ऊंचा रहेगा तब भी उनको चीज़ें समझ में आएगी। संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण, कितनी संतान आप पैदा कर सकते हैं। विवाह की आयु में वृद्धि, मतलब जैसे 16 साल पे शादी हो जा रही तो इसे 23 साल या 25 कर दीजिए। विवाह की आयु में वृद्धि, सेम वही चीज़ें शिक्षा के प्रसार के द्वारा ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। महिला शिक्षा द्वारा, यौन शिक्षा प्रदान करके, जनसंख्या संबंधी योजना एवं नीतियों द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपको भविष्य उज्ज्वल हो।